वेलकम टू स्लैब्स गैलरी। दोस्तों, आज हम बी.आर. चोपड़ा की महाभारत से जुड़ी आपको 15 ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जो कि आपने आज से पहले शायद ही सुनी हो। और ये फैक्ट सुनने के बाद आपको महाभारत जो बी.आर. चोपड़ा ने बनाई है ये भी किसी अजूबे से कम नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इस फैक्ट को जब आप सुनेंगे तो आपकी इमेजिनेशंस में अलग अलग तरह की चीज़ें इनके कैरेक्टर्स को लेके चलने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर को पहले दोस्तों अर्जुन का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अर्जुन का किरदार क्यों नहीं किया? उन्होंने अर्जुन का किरदार इसलिए नहीं किया क्योंकि धीर जी को अपने मूंछों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और अर्जुन का किरदार करने पर उन्हें उस सीन को भी करना पड़ता जिसमें अर्जुन ने बृहन लल्ला का किरदार किया था, जो कि एक नपुंसक का रोल उसमें निभाते हैं। और उस समय अर्जुन की मूंछें हटा दी गई थी और पंकज धीर ये नहीं चाहते थे कि उनकी मूंछें किसी भी कंडीशन में हटाई जाएं और इसलिए उन्होंने अर्जुन के किरदार करने से मना कर दिया और फिर बाद में जाके उन्हें कर्ण का किरदार दिया गया, जिसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया। फैक्ट नंबर 2, महाभारत की फाइनल युद्ध के लिए बड़ी खाली जमीन को मुंबई में न मिलने की वजह से सारे डायरेक्टर्स और क्रू मेंबर्स को जयपुर में जाके ऐसी ज़मीन मिली जहां पे जाके महाभारत के फाइनल युद्ध की शूटिंग की जा सके। और उस समय यानी कि सन 1988 में वैनिटी वैन्स का भी उतना प्रचलन नहीं था और शूटिंग्स को भी जून जैसे गर्म महीने में करना पड़ा। तो काफ़ी दिक्कतों के साथ उस समय शूटिंग सारे क्रू मेंबर्स ने की थी, उतनी चुभती धूप में भी, जबकि उन्हें उस तरह के आभूषण से ज़्यादा लदे हुए वस्त्र पहनने पड़ते थे। फिर भी दिन दिन भर वो सारे लोग उसी तरह के वस्त्र में अपनी शूटिंग्स भी किया करते थे, जो कि आज के समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। फैक्ट नंबर 3, महाभारत में द्रौपदी का किरदार पहले जूही चावला को ऑफर हुआ था, पर जूही उस समय कयामत से कयामत मूवी के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी थी और महाभारत जैसे धारावाहिक को करने के लिए इन्हें 2 साल का समय चाहिए था, जो कि जूही चावला के पास उस समय नहीं था। तब जाके इस रोल को सेकंड प्रायोरिटी के तौर पे रूपा गांगुली जी को ऑफर किया गया, नहीं तो हमें जूही चावला ही द्रौपदी के किरदार में दिखाई देती। फैक्ट नंबर 4, द्रौपदी की तरह ही अभिमन्यु का किरदार भी पहले गोविंदा या फिर चंकी पांडे दोनों में से किसी एक को दिया जाने का डिसाइड किया गया था, पर उन लोगों के भी पास सेम दिक्कत थी क्योंकि वो लोग भी 2 साल तक एक साथ किसी एक चीज़ के लिए फ्री नहीं हो सकते थे और उनके पास उस समय कई सारी मूवीज़ थी। इसलिए अभिमन्यु के किरदार को फाइनली मयूर वर्मा जी को ऑफर किया और इन्होंने भी अपना किरदार बखूबी निभाया भी। फैक्ट नंबर 5, महाभारत युद्ध की शूटिंग के दौरान एक तीर कर्ण यानी कि पंकज धीर के आंखों के पास जाके ऐसी लगी कि उसकी वजह से उन्हें एक्चुअल में अपनी सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि वो जख्म इतना ज़्यादा गहरा हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा डेडिकेशन का लेवल रहा होगा कि इस तरह की सीरियस एक्टिंग को और पर्दे पे सब कुछ असली दिखाई दे, तो किस तरह की डेडिकेशन के साथ उस समय काम किया गया था। फैक्ट नंबर 6, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि महाभारत का जो युद्ध कुरुक्षेत्र में होता है उसमें हजारों लोगों की भीड़ चाहिए थी और जयपुर एक अननोन शहर था और वहां पे इतने लोगों को इकट्ठा कर पाना आम बात नहीं थी। तो इसके लिए दोस्तों जो वहां की आम पब्लिक थी, जो वहां पे शूटिंग देखने आती थी, उन्हीं लोगों को उस भीड़ में सेना का और सैनिकों का रोल भी दिया गया और वो लोग सुबह 6 से शाम के 6 यानी कि लगभग 12 घंटे काम करते थे। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो काम वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। फैक्ट नंबर 7, महाभारत की उस समय की यानी कि 1988 की जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 9 करोड़ रुपए थी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अगर इस समय भी महाभारत को उसी तरीके से बनाया जाए तो ये आज के समय में जो इस तरह के धारावाहिक बनते हैं ये उनसे कहीं ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि अगर इसमें इन्फ्लेशन को जोड़ दिया जाए
तो 1988 का 9 करोड़ आज के समय में यानी कि 2020 में जाके ये 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, मुकेश खन्ना जिन्होंने महाभारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार यानी कि भीष्म पितामह का किरदार निभाया है, वो पहले अर्जुन या फिर कर्ण का किरदार करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने महाभारत पढ़ रखी थी और उन्हें इन दोनों ही किरदार के प्रति काफी ज्यादा आकर्षण भी था। तो वो चाहते थे कि वो इन दोनों किरदार में से कोई एक किरदार निभाएं, पर सिचुएशंस ने ऐसी करवट ली दोस्तों कि उन्हें अर्जुन और कर्ण की जगह उनके पितामह यानी कि भीष्म पितामह का रोल ऑफर किया गया। हालांकि मुकेश खन्ना शुरुआती दौर में अपने इस रोल से बहुत खुश नहीं थे, पर बाद में वो इस रोल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस रोल के नाम की छवि रखी और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का भी नाम भीष्म इंटरनेशनल रखा, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत ही फेमस 90s के दौर की एक धारावाहिक शक्तिमान को भी दिखाया और भारत को उसका पहला सुपर हीरो भी उन्होंने दिया। फैक्ट नंबर 9, कृष्ण का रोल करने वाले नीतीश भारद्वाज को पहले विदुर का किरदार दिया जाना था, पर विदुर ज्यादातर बूढ़े ही दिखाए गए हैं महाभारत के दौरान और नीतीश की उम्र उस समय 24 साल की थी। तो नीतीश को उस समय विदुर का किरदार ना देके बाद में उन्हें नकुल या फिर सहदेव के किरदार को करने के लिए बोला गया, लेकिन नीतीश उस समय ऐसा कैरेक्टर कोई चाहते थे जो कि लीड में हो और उनका मन कृष्ण का किरदार करने का था, लेकिन उन्हें इसके लिए शुरू में मना कर दिया गया और उसके बाद सारे ही डायरेक्टर्स और फिर कास्टिंग क्रू मेंबर्स ने अलग अलग बहुत सारे लोगों का ऑडिशन लिया कृष्ण के रोल के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कृष्ण के रोल के लिए पूरी तरह से फिट बैठे और फिर फाइनली जाके कृष्ण का रोल नीतीश भारद्वाज को ही ऑफर किया गया था, उनके लुक्स, उनकी स्माइल और उनकी हिंदी के वजह से। मैं आपको ये भी चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ दोस्तों कि इस बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में जो भी क्रू का सिलेक्शन हुआ था, इसके कास्टिंग क्रू का, उन सबको 3 बेसिस पे सेलेक्ट किया गया था। सबसे पहला बेसिस था उनका लुक्स, जिस कैरेक्टर के लिए वो सबसे ज़्यादा सूटेबल बैठेंगे वही रोल उनको दिया जाता था। दूसरी प्रायोरिटी होती थी हिंदी, यानी कि उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए थी, और फिर तीसरी प्रायोरिटी थी एक्टिंग। खैर आगे बढ़ते हैं अपने 10वें फैक्ट की ओर। तो टीवी इंडस्ट्री में दोस्तों आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पहली बार ऐसा हुआ था उस समय कि महाभारत धारावाहिक के लिए इतने ज़्यादा क्रू मेंबर्स की आवश्यकता थी कि जिसकी वजह से न्यूज़पेपर में इसका एक एडवर्टीजमेंट दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इसमें 15,000 लोगों ने अप्लाई भी किया था, जिसमें से 5,000 लोगों को सेकेंड राउंड ऑडिशंस के लिए सेलेक्ट किया गया था और फिर आगे जाके 1,500 लोगों को टोटल उसमें से शॉर्टलिस्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 11, और ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है दोस्तों, गूफी पेंटल जी जो कि बी.आर. चोपड़ा के एसोसिएट डायरेक्टर भी थे, कास्टिंग डायरेक्टर भी थे और प्रोडक्शन डिजाइनर भी थे। वो दोस्तों ऐसे पर्सन थे जिन्होंने महाभारत के ज़्यादातर कैरेक्टर्स को खुद ही अप्रोच करके उनका ऑडिशंस लेके उन्हें फाइनल किया था अलग अलग रोल के लिए, और इन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी मेन कि ये ही सारे लोगों का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों जब इन्होंने महाभारत के कास्टिंग के सारे मेंबर्स की सिलेक्शन कर लिया अलग अलग रोल्स के लिए, फिर भी इन्हें एक रोल एंड तक नहीं मिला और वो रोल था शकुनी मामा का। और फिर फाइनली जब इन्हें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला तो इन्होंने खुद से सोचा कि क्यों ना मैं ही शकुनी का रोल प्ले करता हूं, और आज रिजल्ट आपके सामने है कि शकुनी का रोल उन्होंने कितनी ही उम्दा तरीके से निभाया है। फैक्ट नंबर 12, पुनीत इसार जो कि दुर्योधन का रोल निभाने के लिए इतने मशहूर हुए, उन्हें पहले भीम का रोल दिया जा रहा था, पर उन्होंने दोस्तों पूरी महाभारत पहले से ही पढ़ के रखी थी और वो जानते थे कि दुर्योधन का रोल एक ऐसा रोल है जिसके इर्द गिर्द ही पूरी महाभारत घूमती रहती है, और उन्होंने इसी वजह से दुर्योधन का किरदार निभाने की इच्छा जताई। जब उन्होंने दोस्तों बी.आर. चोपड़ा साहब से ये कहा कि वो दुर्योधन का रोल करना चाहते हैं और उन्होंने पूरी महाभारत पढ़ के रखी है, तो उनका टेस्ट लेने के लिए चोपड़ा साहब ने उनसे गीता के कई सारे श्लोक को भी सुनाने को कहा, जिसपे कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गीता और महाभारत से जुड़े अलग अलग तरह के श्लोक सुनाए, जिसके बाद बी.आर. चोपड़ा उनसे बहुत इम्प्रेस हुए और बिना कुछ पूछे दूछे
उन्हें दुर्योधन का रोल ऑफर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमारा 13वां फैक्ट बनता है, जब पुनीत इसार को दोस्तों फाइनल कर लिया गया दुर्योधन के रोल के लिए, तो उसके बाद सर्च करना था भीम के कैरेक्टर के लिए। क्योंकि पुनीत खुद ही बहुत लंबे चौड़े थे, इसलिए उन्हें पहले भीम का रोल ऑफर किया जा रहा था। अब क्योंकि पुनीत ही दुर्योधन बन चुके थे, तो ऐसे में भीम के कैरेक्टर के लिए ऐसा बंदा चाहिए था जो कि इनसे भी ज़्यादा लंबा और चौड़ा दिखने में हो। और इस पे दोस्तों पुनीत इसार साहब ने ही प्रवीण कुमार जी, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनका नाम रेकमेंड किया भीम के किरदार के लिए। और वो महाभारत से पहले भी 1-2 मूवीज उस समय कर चुके थे। और ये कैरेक्टर ही दोस्तों उस समय इकलौता ऐसा था जो कि भीम के रोल के लिए बिल्कुल सूटेबल था, और बिना किसी इफ एंड बट के भीम के रोल के लिए प्रवीण कुमार जी को उनके लुक्स और हाइट्स की वजह से सेलेक्ट कर लिया गया। फैक्ट नंबर 14, आपको दोस्तों द्रौपदी चीरहरण का तो सीन याद ही होगा। उस सीन में आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत लंबी द्रौपदी की साड़ी होती है जिसे कि दुशासन खींच रहा होता है। एक्चुअल में दोस्तों इस तरह की लंबी साड़ियाँ नॉर्मली मिलती नहीं हैं, और उस समय यानी कि 1988 के दौर में हमारे पास ऐसे VFX इफेक्ट नहीं थे जिसके थ्रू हम इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सके पर्दे पे। तो उसकी वजह से दोस्तों चोपड़ा साहब ने ऑर्डर देके एक 250 मीटर की साड़ी को बनवाया था, जिसके थ्रू उस सीन को एक रियल तरीके से क्रिएट किया जा सके, और द्रौपदी को इतनी लंबी साड़ी पहनाई भी गई थी ताकि ये सीन को रिकॉर्ड किया जा सके। है ना यूनिक फैक्ट। 15th और लास्ट फैक्ट है दोस्तों, गूफी पेंटल जी ने जब सुरेंद्र पाल जी को अपने ऑफिस बुलाकर द्रोणाचार्य का रोल ऑफर किया, तो सुरेंद्र पाल जी ने दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया द्रोणाचार्य का रोल करने से, और वो गूफी जी के ऑफिस से वापस जाने लगे। लेकिन गूफी जी ने उस समय कहा उन्हें कि अगर आप यहाँ तक आए हैं पाल जी, तो आप चोपड़ा साहब से एक बार जरूर मिल लीजिए। और उस समय फिर उन्होंने मना करते करते भी वापस वो गए B.R. चोपड़ा साहब से मिलने, और उसके बाद B.R. चोपड़ा साहब ने कहा कि आप तो हमारे द्रोणाचार्य के रोल के लिए फाइनल हो चुके हैं। तो फिर उस पे सुरेंद्र पाल जी ने बहुत ही हिचकिचाते हुए मना किया कि मैं एक बूढ़े का किरदार नहीं कर सकता, अगर कोई यंग पर्सन का जैसे कि अर्जुन कर्ण वगैरह का रोल है तो वो आप मुझे ऑफर करिए, तो वो मैं जरूर करूंगा। तो फिर उस पे दोस्तों उस केबिन में ही बैठे हुए एक और एजेड पर्सन थे, उन्होंने सुरेंद्र पाल जी को बहुत तेजी से डांटा, और उन्होंने ये बात कहा कि आजकल के लड़के कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। क्या आपको पता भी है कि महाभारत में द्रोणाचार्य जी कौन थे? वो महाभारत युद्ध के जनरल थे, वो लीडर थे उस युद्ध के, और आप उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति कह के उनका अपमान कर रहे हैं। इस बात को सुनते ही सुरेंद्र पाल जी काफी इमोशनल हुए और उन्होंने द्रोणाचार्य के रोल के लिए हाँ कर दिया। और आपने देखा ही होगा दोस्तों कि वो रोल भी एक ऐतिहासिक रोल में से एक था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।